हेलो एवरीवन। आज एस ब्लॉक का वन शॉट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले उसने लिखा हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एल्कली एंड अल्कीन अर्थ मेटल्स डिफरेंस इन मेनी वेरियस रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। क्या कहते हैं कि जो पहला एलिमेंट है एल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल का, वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब उसका एनॉमलस बिहेवियर है। जैसे लिथियम होता है एल्कली अर्थ मेटल का फर्स्ट एलिमेंट, और बेरिलियम जो होता है वो अल्कलीन अर्थ मेटल का फर्स्ट एलिमेंट होता है। इनका थोड़ा एनॉमलस बिहेवियर होता है, उसी को हम चैप्टर में देखेंगे। और भी इसके एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक्स आइडिया लिखा हुआ है, ये सबको पता ही होता है कि एस ब्लॉक क्या होते हैं। एस ब्लॉक वही होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस सब शेल में जाता है। एक एस ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट कर सकता है। अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट, इसमें 2 ही ग्रुप होते हैं, एक NS1 जिसके एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और NS2 जिसके लास्ट सब शेल में आउटर मोस्ट एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ग्रुप 2 होगा। ठीक है, इन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है, ये इसको याद कर लेना इससे। और इनको अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है बहुत ही स्ट्रांगली अल्कलीन नेचर के होते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड अल्कलीन नेचर मतलब बहुत बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, सेम एज इन द केस ऑफ ग्रुप 2, ये भी बहुत अल्कली नेचर के होते हैं। उसको कंपेयर करेंगे बाद में। यहाँ पे एक पॉइंट है थोड़ा ध्यान रखने वाला, इसमें बोलता है कि एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम। क्या बोल रहे हैं? कहता है जितने भी है ना ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, वो सारे ही अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं। अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट तो है, पहला एलिमेंट है ग्रुप 2 का इवन, पर लेकिन ये अल्कलीन अर्थ मेटल नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन से हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि ये जो बेरिलियम है ना और ये बेरियम है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, एक जैसे लगते हैं, कई बार पता नहीं चलता। तो ये बेरिलियम का साइन है और ये बेरियम का साइन है, इस पॉइंट पे कंफ्यूज करते हैं ज़्यादातर पेपर में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, थोड़ा बहुत ही लिखा है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो यहाँ से आ जाओ। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दी मैंने। NS1 होती है, एक नोबल गैस लगा लो फॉर एल्कली मेटल्स, एंड नोबल गैस जो होगी वो अल्कलीन अर्थ मेटल्स के लिए होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डायगोनल रिलेशनशिप का तो पता ही है सबको। डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जो लिथियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप बताता है हमारा मैग्नीशियम के साथ। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच करती हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे। द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, द लिथियम शो सिमिलैरिटी टू मैग्नीशियम एंड बेरिलियम शो सिमिलैरिटी टू एल्यूमिनियम इन मैनी प्रॉपर्टीज। डायगोनल रिलेशनशिप का यहाँ एक रीजन लिखा हुआ है, ये इसलिए होता है कि आयनिक साइज की वजह से, आयनिक साइज इनका, इसका और इसका आयनिक साइज लगभग सेम ही होता है, लगभग सेम होता है। इसकी वजह से एक रीजन हो सकता है, एक चार्ज डेंसिटी होती है हमारी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी की वजह से भी ये 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हमारा जो है डायगोनल रिलेशनशिप जो है आता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में यही यहाँ पे एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दी है कि जो सोडियम है और पोटेशियम है मोनोवैलेंट एटम ही होते हैं, Na+ एंड K+। ठीक है, एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में जो है वो बहुत काम आते हैं। ठीक है, आयन बैलेंस नर्व कंडक्शन में, बायोलॉजी वाले हो तो पता ही होगा आपको, नर्व कंडक्शन की बात चल रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ लिखा हुआ थोड़ा बहुत है, इसको पढ़ने से पहले आप ये टेबल देख लो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर उस पर आ जाना। सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप आते हैं, इंक्रीज ही हो रहा है, पता सबको, इसमें कुछ एक्सेप्शन तो है नहीं। एटॉमिक मास भी डाउन द ग्रुप आते हैं, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो आती होगी सबको। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि मान लो एक हमारे पास है, ये मान लो न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसके और इसके बीच की अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, अब इसकी अट्रैक्शन यहाँ पे थोड़ी कम होगी ना। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी। तो सबसे पहले का एलिमेंट का सबसे छोटा साइज है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर आयनाइजेशन ड्रॉप करती जाएगी। ठीक है, फिर घटती जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी और घटती जाएगी। ठीक है,
हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं तो जो छोटा मॉलिक्यूल होता है ना उसको ज़्यादा जल्दी हाइड्रेशन हो जाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी ज़्यादा होती है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। जो सबसे छोटा आयन है उसकी सबसे अच्छी हाइड्रेशन होती है। तो नेगेटिव साइन ये नहीं बता रहा कि यहाँ हाइड्रेशन कम है, नेगेटिव एनर्जी ये बता रहा है कि इसकी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो बस हाइड्रेशन एनर्जी भी लिथियम की बहुत ज़्यादा होगी, डाउन द ग्रुप आते घटती जाएगी। मेटालिक रेडियस की बात करते हैं, मेटालिक रेडियस भी, रेडियस तो डाउन द ग्रुप आते इंक्रीज ही होता है, ठीक है। फिर आयनिक रेडियस में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेम है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप आते हैं, डिक्रीज होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप आते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, डेंसिटी की अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी में यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि डेंसिटी वैसे तो नीचे ज़्यादा वक्त मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़नी चाहिए, पर लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है ये वाला। सोडियम और पोटेशियम के बीच में, सोडियम और पोटेशियम के बीच में क्या होता है कि जो हमारा डेंसिटी है उसका ऑर्डर जो होता है वो लिथियम की तो कम ही होती है, उसके बाद पोटेशियम की आती है, सोडियम की नहीं आती, सोडियम की उससे ज़्यादा होती है थोड़ी सी, ठीक है। एक्सेप्शन रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। ये डेंसिटी का चक्कर है, ठीक है, ओके। डेंसिटी का चक्कर हो गया ये सारा। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फिर वैल्यू घटती जाती है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लिथियम एक सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम Li+ एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ये SRP दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। तो लिथियम डाउन द ग्रुप आते तो फिर ये घटती जा रही है रिड्यूसिंग पावर, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर जो है वो लिथियम की होगी, ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्या मतलब हुआ डिक्रीज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी इसलिए डाउन द ग्रुप आती है इंक्रीज होती है क्योंकि लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब लो आयनाइजेशन सीजियम के पास जो है वो लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दे देगा वो अपना, तो वो जल्दी रिएक्ट करे ना, वो ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करेगा। तो यही लिखा है कि उसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए डाउन द ग्रुप आते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ती है मेटल्स की। लिथियम इतना रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अब रिएक्टिव टुवार्ड्स द एयर, देखो ये है लिथियम वाला, लिथियम जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके हमेशा ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। Li+O2 = 2 LiO2। अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम जो है वो हमेशा पैरोक्साइड बनाता है। पैरोक्साइड जैसे हम वाटर पर पढ़ते हैं H2O2 पैरोक्साइड होता है, तो ये सोडियम पैरोक्साइड बनाता है। और बड़े बड़े जो आयंस हैं ना, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम भी समहाउ पैरोक्साइड बनाता है, सोडियम भी समहाउ सुपर ऑक्साइड बनाता है, बस समहाउ बहुत कम होता है, वो ज़्यादा नहीं होता है इतना। तो सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये एक रीज़न दे रखा है कि क्यों ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो हैं, जैसे पोटेशियम बोला हमने, रुबिडियम बोला एंड सीजियम बोला, ये क्यों यही वाले क्यों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, इसका रीज़न यहाँ दे रखा है कि जो हमारा सुपर ऑक्साइड का आयन है ना, सुपर ऑक्साइड का आयन ये होता है O2 नेगेटिव, ये थोड़ा बड़ा होता है और इसको बड़ा केटाइन ही स्टेबल कर सकता है। और बड़ा केटाइन पता ही है तुमको, रुबिडियम और सीजियम और पोटेशियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते रेडियस तो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बेसिक लिखा हुआ। अब यहाँ पे एक लिथियम की बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे लिथियम को हमने लिया N2 के साथ रिएक्ट किया तो ये बना देगा Li3N। इसकी बैलेंसिंग नहीं की मैंने, लेकिन यही होगा, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो एल्कलीन अर्थ मेटल है ना, एल्कली अर्थ मेटल, सॉरी जो हम पढ़ रहे हैं अभी एल्कली मेटल्स, तो इसमें क्या होगा कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना एल्कली मेटल्स की, ये हमेशा +1 होती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KO2 पॉजिटिव। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा डिफरेंट भी होगा, पर लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलती, ये +1 ही होती है। तो के हमारा एक ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन यूजुअली रेडॉक्स में भी पढ़ते हैं कि ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन जो है वो +1 ही होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ रिएक्टिविटी डाईहाइड्रोजन, ये हम हाइड्रोजन में भी पढ़ेंगे जब हाइड्रोजन की प्रिपरेशन करते हैं डाईहाइड्रोजन की। तो क्या होता है, जैसे 2 लिथियम ले लो आप, उसको पानी में साथ रिएक्ट कर दो, ये MOH बना देता है, M पॉजिटिव और OH नेगेटिव। M पॉजिटिव में मेटल ले लो लिथियम Li पॉजिटिव, और H2 गैस जो है वो लिबरेट करवा देता है, ठीक है।
डाईहाइड्रोजन लिबरेट करवा देता है। देखा गया है कि जो लिथियम है ना वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है हमारा उसके साथ, वाटर के साथ। और हमारा सोडियम नीचे आते वक्त जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते, मतलब साइज उनका बढ़ता जाता है, तो वो ज़्यादा वाइग्रस होते हैं उसके साथ, वाटर के साथ। वाइग्रस मतलब थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन है वाटर के साथ, ठीक है, ओके। चलो, इसी तरह ये रिएक्शन अल्कोहल के साथ भी हो सकती है, गैसीय अमोनिया के साथ भी हो सकती है, एल्कली में लास्ट में दिखा दूंगा इसकी कौन सी रिएक्शन होती है, या फिर देख ही लो, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन ROH, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दी हमने सोडियम के साथ, थोड़ा सीधा लिखते हैं ये क्या बन रहा है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम के साथ, तो ये बन जाएगा RO नेगेटिव Na+H2, गैस जो है वो लिबरेट करवा देगा। बैलेंसिंग कर लो तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गई। अब जगह नहीं है यार, थोड़ी सी इसको मिटा देता हूँ, लिख लेना बाद में कॉपी में, ठीक है। अब बात करते हैं अमोनिया की। तो मान लो कोई भी मेटल है, NH3 है, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके वो बना देता है NaNH2, अमाइड बना देता है, प्लस 1/2H2, ठीक है। एक ये हो गई। अब और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एल्काइंस भी दिया हुआ है, हाँ ठीक है। एल्काइंस की भी हो जाती है। एल्काइंस क्या होते हैं, C, मतलब ले लो R कोई ग्रुप है, यहाँ लिखा ही नहीं जा रहा, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na को रिएक्शन करवाई हमने, तो ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है। C नेगेटिव होगा और Na पॉजिटिव होगा, तो इधर से भी डाईहाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया एक सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है। अब आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड डाईहाइड्रोजन। अगर डाईहाइड्रोजन के साथ निकाल दोगे तो ये बना देगा हाइड्राइड, M पॉजिटिव प्लस H, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये, ठीक है। तो लिथियम की रिएक्शन जो है थोड़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स होते हैं, इसमें यूजुअली हम आयनिक ही पढ़ेंगे, जितने भी कंपाउंड्स हैं मोस्टली आयनिक होंगे। लिथियम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कोवलेंट होते हैं, क्योंकि उसमें पोलराइजेशन होता है। अगला स्टेप शायद उसी पे है, यस। ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि जो यूजुअली जो है ना हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हमारे जो ग्रुप 1 के कंपाउंड्स हैं वो आयनिक ही होते हैं। लिथियम के हैलाइड्स जो हैं वो कोवलेंट होते हैं, क्योंकि लिथियम का स्मॉल साइज है, पोलराइजेशन कर देगा वो। पोलराइजेशन मतलब फजान रूल तुमने पढ़ा ही होगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो थोड़ा थोड़ा कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। कोवलेंट कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आते ही इंक्रीज होता है। तो जो लिथियम का आयोडाइड है ना वो सबसे ज़्यादा कोवलेंट होता है। एक ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवलेंट, क्योंकि एनाइन कैटाइन का साइज जो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और एनाइन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। ये वही है, केमिकल बॉन्डिंग का ही कंसेप्ट है कि पोलराइजेशन हो जाती है। ये लिखा भी हुआ है यहाँ, द डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन बाय द कैटाइन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। तो यही होता है। रिड्यूसिंग नेचर बता दिया कि लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है और सोडियम जो है वो लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक मेटल सॉलिड होता है उसको गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, उसमें सब्लिमेशन आ जाती है। फिर उसके बाद मेटल जो है वो हमारा उसमें से उस गैसेस में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी आती है। फिर उसकी हाइड्रेशन करवाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी आएगी, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इस स्टेप में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं रिड्यूसिंग नेचर को, ठीक है। तो हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी विच अकाउंट्स फॉर द हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 एंड इट्स रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसने पूछा है कि इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इधर देख लो, सबसे पहले लिथियम की 305 पॉइंट सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग, इसकी सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद सोडियम की बात करते हैं, तो ये देखो, ठीक है। उसके बाद सोडियम के बाद सेकेंड है, उसके बाद आयोडीन, आयोडीन का क्या, ये रहा। अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया। बस ऐसे ही ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इजी क्वेश्चन है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अच्छा, बात करते हैं लिक्विड अमोनिया की। तो लिक्विड अमोनिया में क्या होता है कि मान लो हमने लिथियम को पकड़ा और एक लिक्विड अमोनिया में डाल दिया, तो उसमें क्या होगा, एक अमोनिएट बन जाएगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे, मतलब अमोनिया आसपास हो जाएगा। ऐसे मान लो ये लिथियम है, उसके आसपास जो है वो अमोनिया की हाइड्रेशन हो जाएगी, NH3 NH3 NH3, तभी तो यहाँ एक्स लिखा है, क्या पता कितने हैं,
तो जो इसकी वजह से सॉल्यूशन में कलर आता है वो ब्लू कलर आता है। ब्लू कलर आता है अमोनिएट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये क्वेश्चन पूछा गया अमोनिएट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। और अगर हम इस सॉल्यूशन को ऐसे ही रहने दें, मतलब सॉल्यूशन को छेड़े ना या उसको थोड़ा कंसंट्रेट करें, तो क्या होता है कि वो थोड़ी देर बाद अमाइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अमाइड यही होता है MnH2, ठीक है, स्लोली फॉर्म एमाइड। और वो सॉल्यूशन जो है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ब्लू से ब्राउन हो जाता है और वो डाईमैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। जो हमारे सुपर ऑक्साइड्स होते हैं ना वो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे ये यूजेस तो ईजी है ना, इसमें कुछ इतना है नहीं। ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ये लिखा हुआ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ये लिखा हुआ है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर लिथियम फॉर्म मेनली ऑक्साइड्स Li2O। जो मैंने बताया था कि जो लिथियम है वो ऑक्साइड बनाता है और समहाउ वो पैराऑक्साइड भी बनाता है, समहाउ बहुत कम, यूजुअली वो ऑक्साइड ही बनाता है। फिर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम जो है वो पैराऑक्साइड तो बनाता ही है, फिर वो यूजुअली सुपर ऑक्साइड भी बनाता है कम कम, फिर उसके नीचे वाले एलिमेंट्स तो सुपर ऑक्साइड ही बनाएंगे। तो यही यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। सुपर ऑक्साइड का रीज़न दिया हुआ कि सबसे बड़ा आयनाइन जो है वो सबसे बड़ा कैटाइन है और लार्ज एनाइन है, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला भी जो हमारा एलिमेंट है, जैसे सीजियम है उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है और कैटाइन वाले का साइज़ भी बहुत बड़ा है। उस वजह से इसको हम बोलते हैं कि ये उसको कैरी करता है, ठीक है। M2O पॉजिटिव ये क्या है? हाँ, ये उसकी हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस मतलब अगर हम इन ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या मिलेगा, तो वही देखने जा रहे हैं। इन ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या मिलेगा। देखो, ये ध्यान रखना, इनके प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं कई बार। अगर हम ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस करें तो हमें एक मेटल मिलेगा और OH निकलेगा, मतलब कुछ खास स्पेशल मिल ही रहा है। और अगर हम हाइड्रोक्साइड की पैरोक्साइड की हाइड्रोलिसिस करें तो हमें H2O2 मिल रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और M2O पॉजिटिव की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें O2 भी मिलता है साथ साथ, मतलब ये सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड जो है वो यूजुअली वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे बड़ा वो होता है, क्राउड वगैरह हो, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, तो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, ठीक है। अच्छा, सुपर ऑक्साइड सोडियम पैरोक्साइड का आपने पढ़ा, ये बहुत वाइडली यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये लिखा हुआ है K2O इज ए पैरामैग्नेटिक, तो K2O एक सुपर ऑक्साइड है, तो पैरामैग्नेटिक बता दिया था। सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, सुपर ऑक्साइड जो है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। हेलाइड्स की बात करते हैं। हेलाइड्स में यहाँ पे सीधा एक एक्सेप्शन है। हेलाइड्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की बात करते हैं तो डेल्टा HF ऑफ फ्लोराइड्स बिकेम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप, मतलब जैसे हम बनाते हैं ना MX कोई कंपाउंड, वो फ्लोरीन का हो, MFO MF2 होता है वैसे तो, जो भी हो, मतलब उसमें जो डाउन द ग्रुप आते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप डेल्टा H फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। और उल्टा होता है बाकी सबके केस में, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोराइड्स हो गया, ब्रोमाइड्स हो गया, आयोडाइड्स हो गया, इनके नीचे जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं ना, इनके लिए डेल्टा H जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। बाकी यहाँ मेल्टिंग पॉइंट दिया, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखें क्या लिखा हो कि जो लिथियम फ्लोराइड है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। देखो सॉल्युबिलिटी का चक्कर पता क्या होता है, ऐसा सब केस में नहीं होता, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, पर लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली ऐसा होता है। क्या बोलता है कि लिथियम फ्लोराइड जो है ना वो लेस सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी का हम ज़्यादातर पता क्या देखेंगे, जब तक इनके एनाइन और केटाइन के रेडियस में जितना ज़्यादा अनसिमिलैरिटी आएगी ना, उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ऐसा हमेशा नहीं होता है, पर लेकिन यहाँ अगर पर्टिकुलर केस देखें तो ऐसा ही होता है। देखो लिथियम सबसे छोटा साइज है, फ्लोरीन सबसे छोटा साइज है, तो ये कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। इज ड्यू टू हाई लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी तो दोनों की हाई होती है, फ्लोरीन भी पहला एलिमेंट है और लिथियम भी, उनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है, ठीक है। और CSI मतलब लास्ट एलिमेंट, और आयोडीन भी लास्ट एलिमेंट है, तो इनका बहुत बड़ा साइज है, पर इनकी हाइड्रेशन तो कम है ना, हाइड्रेशन तो इसकी ज़्यादा है, तो इस वजह से, ठीक है। अदर लिथियम हेलाइड्स आर सॉल्युबल इन इथेनॉल एसीटोन एंड LiCl जो पिरिडीन में भी सॉल्युबल होता है। ये तो याद ही रखना, ये तो इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। पर लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी का, कि इसको कैसे याद रखेंगे और इसको कैसे याद रखेंगे। तो लिथियम फ्लोराइड्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल कम नहीं होता है, लो सॉल्युबिलिटी होती है उसकी। लो सॉल्युबिलिटी उसकी इसलिए होती है क्योंकि वो जो लिथियम फ्लोराइड है उसके साइज में लगभग सिमिलरिटी है, तो
ऐसा हमेशा नहीं होता है, पर लेकिन यहाँ पे जो है वो बन रहा है। ठीक है, चलिए ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं। तो ऑक्सो एसिड्स जैसे H2CO3 ऑक्सो एसिड्स हो गया। ऑक्सो एसिड में होता क्या है, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, ठीक है, एक ऑक्सो ग्रुप होता है, सेम ही एटम से अटैच होने चाहिए, जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया। ठीक है, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, और थर्मली स्टेबल होते हैं। ठीक है, थर्मली स्टेबल होते हैं। अच्छा, थर्मली स्टेबल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स HCO, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया HCO3, और कार्बोनेट CO3। ठीक, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, M पॉजिटिव वगैरह, ये जो है वो डाउन द ग्रुप आते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये लिखा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया बहुत बार। ठीक है, ये देखो, इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट है सॉलिड, सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है मतलब अब देखो, जैसे हम बात करें यहाँ पे लिखा हुआ कि थर्मली स्टेबल, थर्मली स्टेबल का मतलब क्या होता है, थर्मली स्टेबल मतलब हम किसी भी कंपाउंड को अगर हीट करेंगे तो वो कितनी देर तक उस हीट पे स्टेबल रहेगा, कितनी देर तक वो टूटेगा नहीं। तो लिथियम जो है ना वो सबसे कम स्टेबल होता है, यहाँ लिखा भी हुआ देखो। अगर हम लिथियम कार्बोनेट की बात करेंगे ना, LiCO3, तो अगर हम इसको हीट करेंगे ना तो ये Li2O और CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, और इसका जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है सॉलिड की फॉर्म में। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सो एसिड की डेफिनेशन तो मैंने बताई नहीं, सॉरी। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो हम कार्बोनिल कंपाउंड ले लें कोई भी, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, उसने बोला है कि ऑक्सो एसिड्स कुछ भी हो सकते हैं जिनके अंदर एक एसिडिक प्रोटॉन हो, मतलब ये H+ हो गया ना, और वो उसी पे हो जिसपे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH वाले ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही तो बोलते हैं। और उसमें एक ऑक्सो ग्रुप हो, ऑक्सो ग्रुप होता है ये वाला C डबल बॉन्ड वाला, और उसके साथ कुछ भी हो, वो क्या फर्क पड़ता है। कोई मेटल हो सकता है, कार्बन हो सकती है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सो ग्रुप होना चाहिए। कंडीशन क्या है, एक तो ऑक्सो ग्रुप होना चाहिए और उसी एटम के साथ साथ हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो होना चाहिए। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, वो इसमें कुछ इतना खास है नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स। लिथियम और अदर एल्कली मेटल्स का क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है पूरे ग्रुप 1 में जो नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, Li3N, मैंने बताया था कि लिथियम की हम रिएक्शन करते हैं N2 के साथ तो वो बना देगा Li3N। हालांकि ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन पर, लेकिन आपको कौन सा पेपर देना है, वो टिकी मारनी है ना, ऑप्शन में तो दिख जाएगा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, LiCl डेलिक्वेंट एंड क्रिस्टलाइन एज हाइड्रेटेड। डेलिक्वेंट का मतलब होता है कि ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लेता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, उसके बाद यही लिथियम ही एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसकी हाइड्रेशन जो है वो पॉसिबल होती है, अपने आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स को जो वो घेर लेता है, और कोई भी अदर एल्कली मेटल्स जो है वो हाइड्रेट्स नहीं फॉर्म करता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट LiHCO3 इज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड फॉर्म, और अदर्स एलिमेंट जितने भी हैं वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एग्जिस्ट करते हैं और डाउन द ग्रुप आते हैं। कार्बोनेट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, अच्छा, ये दो रिएक्शन है, ये बहुत बार पूछी भी गई है। देखो, लिथियम नाइट्रेट जो है ना LiNO3 और सोडियम नाइट्रेट है, ये दोनों जब टूटते हैं ना तो ये NO2 भी देता है। तो यहाँ से ये पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन ही है। बेसिकली NO2 जो है ना वो गैस होती है रेडिश ब्राउन कलर की, तो पूछ सकते हैं कि रेडिश ब्राउन कलर की गैस जो है वो किस में रिलीज होती है। तो आप बता सकते हो कि जब हम LiNO3 को हम लिथियम नाइट्रेट को हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिलेगी। और ये प्रोडक्ट्स भी याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी सिमिलैरिटी होगी मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, तो मैग्नीशियम भी लिथियम की तरह कंपाउंड बना लेता है Li3N Mg3N। ठीक है, अच्छा, ये भी किसी तरह के सुपर ऑक्साइड नहीं देते, लिथियम किसी तरह का सुपर ऑक्साइड देता ही नहीं, मैं पहले बताया था। मैग्नीशियम का भी हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब MgH हम बात करें, MgHCO3 फिजिक्स लग रही है बस मुझे पूरी, चलो कोई बात। ठीक है, MgHCO3 भी एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है। अच्छा, इसकी भी हाइड्रेशन हो जाती है, ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट एग्जिस्ट करता है, डेलिक्वेंट हो जाता है ये भी, ठीक है। तो ये MgCl2AH2 LiCl2H2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बहुत पूछा गया नहीं है आज तक, मतलब नीट में तो नहीं पूछा गया, आगे देख लेना तुम लोग, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब आ जाओ सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट को बनाया कैसे जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, पहले तो यही क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहले इसको बनाया जाता है सॉल्वे प्रोसेस से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का, ये एक पॉइंट। फिर बात कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सॉल्वे प्रोसेस से हम सोडियम को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम पोटेशियम को क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते भाई। सोडियम को मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है इस प्रोसेस से। सॉल्वे प्रोसेस की एडवांटेज क्या है तो वो भी देखेंगे, उसका भी समझाता हूँ, पर लेकिन पहले देख लो होता क्या, ठीक है। तो हम करते क्या है, हम अमोनिया लेते हैं NH3, उसको हम पास करते हैं वाटर प्लस CO2 कॉन्टिन्यूस पास करते हैं, और हमारा बन जाता है अमोनियम हाइड्रोजन, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट के बाद अमोनियम बाइकार्बोनेट कह लो, फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट में हम फिर से उसको CO2 पास करते हैं, तो वो बन जाता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो सेम ही हुई, पहले अमोनियम कार्बोनेट बना, बाइकार्बोनेट बना, फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, फिर अमोनियम को हमने NaCl के साथ ट्रीट किया, मतलब NaCl भी हमारा इस्तेमाल होता है इसमें, तो वो बन गया NH4 और NaHCO3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा NaHCO3 है ना, ये PPT बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो हम इसको निकाल लेंगे, प्रेसिपिटेट बन करके नीचे बैठ जाएगा, तो इसके क्रिस्टल्स हम सेपरेट कर लेंगे। और देखो होता क्या है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक अमोनिया होता है, उसमें पानी होता है, उसमें CO2 डाल देंगे, तो CO3 नहीं CO2 होती है, ठीक है भाई। NH4 2 CO3, ये हो गया एक। फिर बात करते हैं NH4, यही कंपाउंड आ गया था CO2 CO3, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, यही इधर आ गया। फिर ये बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिंपल, इसको NaCl के साथ रिएक्ट कर दो, सिंपल सी रिएक्शन है, Na वाला उधर चला जाएगा, Cl वाला इधर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा, इसकी PPT बन जाएगी, तो इसकी PPT बनेगी, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बन जाएगा और वॉशिंग सोडा तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इन दिस प्रोसेस NH3 को भी हम रिकवर कर लेते हैं, जो हमारा अमोनिया है ना उसको रिकवर कर लेते हैं। कैसे करते हैं, ये जो हमारा NH4Cl बना ना, NH4Cl यहाँ पे देख रहे हो NH4Cl, इस NH4Cl को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, NH3 मिलेगा, CaCl2 मिलेगा, H2 मिलेगा। ये CaCl2 कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो जैसे इसमें, तो ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब मैं बताता हूँ तुमको यहाँ क्या लिखा हुआ था। देखो इसमें क्या होता है कि जो हम सोडियम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है, ये लिखा हुआ क्या था, इन दिस प्रोसेस, इसकी एडवांटेज क्या है कि सोडियम की सॉल्युबिलिटी जो है ना वो थोड़ी कम है। सोडियम की सॉल्युबिलिटी, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी मैंने बताया था डाउन द ग्रुप आते इंक्रीज होती है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, यह लिखा भी हुआ है। तो सोडियम की सॉल्युबिलिटी जो है वो थोड़ी कम है, तो वो PPT बन जाएगा, तो इतने जल्दी इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं, ताकि PPT वो बनेगा प्रेसिपिटेट, तो हम उसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे पोटेशियम का रीज़न दे रखा है, पोटेशियम कार्बोनेट हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, उसकी PPT नहीं बनेगी, PPT बनेगी और वो मिक्स हो जाएगा, तो हम उसको सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि हम सॉल्वे प्रोसेस में सोडियम को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। सबसे पहले वो अगर उसको हीट करेंगे तो वो 9H2O पहले 9H2O छोड़ेगा, फिर लास्ट वाला H2O भी छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, बाकी तो सब थ्योरी है ना। NaCl की बात करते हैं तो NaCl सबसे पहले पता ही है समुद्रों में मिलता है और क्या, ठीक है। NaCl की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम उसकी करते हैं ब्राइन सोल्यूशन की, वो क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसमें क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ब्राइन सोल्यूशन की। ब्राइन सोल्यूशन में सोडियम इम्प्योरिटीज होती हैं बहुत सारी, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये सारी इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं बहुत सारी। इसी इम्प्योरिटीज को प्योर करते हैं, ये एक बेसिक सा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, बस इसमें ये याद रखना कि इम्प्योरिटीज कौन सी होती है। बस सोडियम क्लोराइड तो ये बेसिक सी लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ सकते हो, इसमें इतना कुछ है नहीं है, इजी से। ठीक है, अब आ जाते हैं कास्टिक सोडा पे, NaOH। देख लो फिर से, एक मिनट देख ही लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है पढ़ाने वाला, तो ये नॉर्मली लिखा हुआ कि उसमें HCl गैस पास करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, हो गया। ठीक है, इजी है यार। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। तो इसमें कास्टिक सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना कि ये बनता किसमें, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम की। देखो सोडियम एक मेटल है, तो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो क्या होगा, रिडक्शन होगी ना, रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। ये पूछा जाता है कि सोडियम की रिडक्शन जो है वो इसमें कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है। तो अमलगम का हमने ले रखा है, तो सोडियम अमलगम बन जाएगा। सोडियम अमलगम को हम पानी से ट्रीट करके ये बना देंगे, और क्या एनोड पे जो है वो क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। ठीक है, कैस्टर कर्नल सेल्स होता है जिसमें हम कास्टिक सोडा को बनाते हैं। ठीक है, इसके भी क्रिस्टल्स बहुत डेलिक्वेंट होते हैं, मतलब मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा की बात करते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें पीछे भी तो पढ़ाया कि Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रीट कर दो तुम भाई पानी से, CO2 से, तो बन जाएगा तुम्हारा सोडा, पी लो सोडा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बनाया भी हुआ है, ये देखो, ये देखो, यही तो है, सेम प्रोसेस है। यहीं से ये प्रोसेस उठाया हुआ है, यहीं से तैयार कर लिया, उसको आगे NaCl के साथ फर्दर ट्रीट नहीं करोगे तुम। देखो, अगर तुम इसको फर्दर NaCl के साथ ट्रीट नहीं करोगे, इसको अगर तुम फर्दर NaCl के साथ ट्रीट नहीं करोगे, तो ये बन गया ना तुम्हारा, देखो। ठीक है ना, तो ये इजी सही था, ये देखो बन गया तुम्हारा सोडा। कौन सा सोडा, ये बेकिंग सोडा ही है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1 कंप्लीट। ठीक है, अब ग्रुप 2 की बात करते हैं। तो ग्रुप 2 में मैंने जैसे आपको बताया था कि ग्रुप 2 में बेरिलियम ग्रुप 2 का मेंबर तो है, पर लेकिन बेरिलियम जो है हमारा अल्किन अर्थ मेटल्स का जो है मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह तो तुमको पता ही है, इजी होती है लिखना। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा ना, क्योंकि वन शॉट है, तो हम पूरा डिटेल में नहीं देख सकते इसको, पर लेकिन हम देखेंगे। ठीक है, मतलब हम इसमें जो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। रेगुलर क्लास तो है नहीं, वन शॉट है, तो मेक श्योर कि आपको पहले थोड़ा बहुत आइडिया हो इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस टेबल से हम बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखने की ज़रूरत है, डाउन द ग्रुप अर्थ इंक्रीज होता है। इसमें ये 3 एटॉमिक मास आप याद रखना, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में इसके मास जो है वो यूज़ होते हैं, कभी कभी नहीं भी दिए होते पेपर में। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है पहले वाले की बहुत ज़्यादा होती है, फिर डाउन द ग्रुप आते ही ड्रॉप करती है, इसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ है, वैसे तो हम रेडियम की इतनी बात करते नहीं हैं। ठीक है, हमने हमारे जो पूरे एस ब्लॉक में हम रेडियम की इतनी बात नहीं करते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पर फिर भी यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि लास्ट में जो आयनाइजेशन एनर्जी है रेडियम की बेरियम से ज़्यादा है। ठीक है, जो बेरियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है, वो 503 है, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 509 है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भाई उसने आगे ही छोड़ दिया है, तो दूसरे पे अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हो जाएगी। मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये है, पहले इसकी अट्रैक्शन थोड़ी इस पे भी लग रही थी, अब ये निकल गया, अब पूरी अट्रैक्शन इस पे है, तो ये निकल पाएगा, कभी भी नहीं निकलेगा, मन ही नहीं करेगा उसका जाने का। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बता दी पहले की बहुत ज़्यादा होती है। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ये नेगेटिव साइन ये नहीं रिलीज कर रहा है कि बहुत कम है, नेगेटिव साइन रिलीज कर रहा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है ये एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं। मेटालिक रेडियस में भी कोई खास एक्सेप्शन नहीं होती। आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप आते इंक्रीज होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ी सी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि जो हमारा मैग्नीशियम है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होता है। देखो ऐसे तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट जनरली जो है वो डिक्रीज करता है, पर लेकिन मैग्नीशियम के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है ना और बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका, और इधर से सबसे लास्ट में आ जाएगा इसका। देखो अब तुम खुद ही देखो इसकी वैल्यू से, देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी है 1560, थोड़ी सी घटी तो 1124 पे आया, 1124 पे 10062 मतलब 1062, और 1002 पे आया, फिर 973 पे आया, और सबसे लास्ट पे 924। तो मैग्नीशियम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो ऐसे ही तुम इसमें देख सकते हो, SRP वैल्यू इसकी कम होती है, फिर डाउन द ग्रुप आती है इंक्रीज करती है। तो ये याद रखना कि जो बेरियम है ना उसका SRP सबसे ज़्यादा होता है। बेरियम का SRP, बेरियम है, बेरिलियम नहीं लिख देना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस टेबल से तुम्हारा ये सारा पैराग्राफ कवर हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारा एल्कली मेटल्स है ना, देखना अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं। अल्कली मेटल का रेडियस थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अल्कली मेटल्स का रेडियस थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और एल्कलीन अर्थ मेटल्स का रेडियस थोड़ा कम होता है उनसे, ठीक है। यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो एल्कलीन अर्थ मेटल्स की ज़्यादा होती है, पर लेकिन जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो अल्कलीन मेटल्स की ज़्यादा होती है। यहाँ लिखा हुआ देखो, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सेकेंड आयनाइजेशन enthalpy of the alkaline earth metals are smaller than those the corresponding alkali earth metal। जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो alkali metals की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं तुमको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि क्या क्या डाउन द ग्रुप आते हैं, इंक्रीज होता है, क्या क्या नहीं। देखो मान लो ये पहला एलिमेंट है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है ना, हाइड्रेशन एनर्जी कह लो, एंथैल्पी कह लो, डिक्रीज होती, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप आते हैं। फिर थर्मल स्टेबिलिटी तो इंक्रीज होती है, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो कंपाउंड्स के बेसिस पे, ऐसे जनरल बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, और भी ऊपर कुछ दिया होगा। और क्या है, आयनाइजेशन पहले वाले की बहुत हाई होती है, तभी तो पहले वाले को हम बोलते हैं कि ये थोड़ा डिफरेंट मेटल है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं, ये थोड़े लॉजिकल प्रॉब्लम बन सकते हैं इस पर, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गई, ठीक है, इसका ध्यान रखना। हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी देखो यूजुअली क्या होता है, देखो जो हमारे एल्कलीन अर्थ मेटल्स है ना वो डोमिनेट ही करते हैं एल्कली मेटल से, बड़े ही स्पेशल केसेस हैं जिनमें अल्कलीन अर्थ मेटल्स जो है वो कम है। जैसे हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल्स की ज़्यादा होती है और एल्कलीन अर्थ मेटल्स की कम होती है, मतलब बहुत रेयर केस हैं, और बस रेडियस एक ज़्यादा होता है उनका यूजुअली। तो ये सब फैक्टर्स हम देखते हैं, ठीक है। तो इनकी हाइड्रेशन भी अच्छी हो जाती है। तो बेरिलियम का स्मॉल साइज है तो उसकी हाइड्रेशन अच्छी होगी, पहले ही बता दिया, ठीक है। इसमें देखो MgCl2 और CaCl2 ये दोनों हाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ लिथियम ही हाइड्रेट कर सकता है, इसमें मैग्नीशियम भी करता है, कैल्शियम भी करता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया एक बार। देखो जो हमारे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे हमारा हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये दो, इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इनका फ्लेम टेस्ट जो है वो नहीं आता, ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ क्वांटिटी एलिमेंट, और ये फ्लेम टेस्ट भी देते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ग्रुप में भी लगभग सेम प्रॉपर्टीज़ ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो BeO है और Be3 पहला कंपाउंड है, तो N नाइट्रोजन के साथ तो रिएक्ट करेगा, इवन मैग्नीशियम भी करता है, ठीक है। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है ना, तो उसके साथ बंद करता है। MgO MgN3 बता दिया, ये लिखा हुआ मैग्नीशियम का, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो क्या होता है, ये कहता है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम और काइनेटिकली इनर्ट, काइनेटिक इनर्ट मतलब थोड़ा स्लो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन वाटर, क्योंकि उनके ऊपर ना एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हुई होती है। पर अगर पाउडर बेरिलियम लेंगे तो वो ब्रिलियंटली बर्न होगा एयर में, ठीक है। तो कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम आर रेडियली अटैक, मतलब जो नीचे वाले एलिमेंट है ना, कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम, पहले वाले दो कम रिएक्ट करते हैं, वो थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब है कि उनकी आयनाइजेशन कम होगी, तो थोड़ी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है।
इवन वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। इन ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, पर वाटर थोड़ा कोल्ड होना चाहिए, ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। और ये जो है ये इवन इतने वो होते हैं कि इतने रिएक्टिव होते हैं कि कोल्ड मेटल से भी रिएक्ट कर जाते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोनियम एंड बेरियम, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन कौन से हैं? देखो, ये तो सिंपल हो गया ना रिएक्शन हैलाइड्स की बनाने के लिए, पर लेकिन अगर हम BeCl2 बनाए ना, तो इसका बेस्ट मेथड जो है ना वो ये है। बेस्ट मेथड इसका बनता है BeF4 की अगर हम डीकम्पोजिशन करें। मेरे आइडिया से डीकम्पोजिशन यहाँ लिखा नहीं है वैसे एग्जैक्टली, मेंशन नहीं किया है, पर लेकिन BeF4 से अगर हम बनाएं तो ये बेस्ट मेथड बनता है उसका डीकम्पोजिशन का। फिर भी इसकी रिएक्शन जो है ना मैं बता देता हूँ तुमको कैसी होती है। इसकी रिएक्शन देखना, इसकी वाली है, ठीक है। इसकी रिएक्शन इस तरह से कंपाउंड होता है, ये इसका बेस्ट मेथड है इसका बनाने का, NH4 2 BeF4, ठीक है। इसको तुम हीट करो, ये लिख लेना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। BeF2 मिलता है प्लस 2NH4, ठीक है। ये इसका बेस्ट मेथड है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। जो हमारा BeO है इसके ऑक्साइड से भी बनाया जा सकता है, मतलब हमने BeO उसका ऑक्साइड लिया, उसको कार्बन और क्लोरीन से ट्रीट किया और BeCl2 हमने तैयार कर लिया। ये दोनों ही क्वेश्चन है, सिंपल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड डाईहाइड्रोजन, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स है ना, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन विद हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म हाइड्राइड्स, वो सारे हाइड्राइड्स बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम BH2 तो जो BH2 की बात करें ना, अगर हमें बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना हो, क्योंकि उसका थोड़ा एनॉमलस बिहेवियर है, तो उसको हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, BeH2 LiCl, ठीक है। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ NH4 2 BeF4, एक ही कंपाउंड है, ठीक है, मैंने पहले गलत पढ़ दिया था, ठीक है। तो इसकी डीकम्पोजिशन की वजह से BeF2 बनता है, ये क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन हो गया कि अगर हमें हाइड्राइड बनाना हो बेरिलियम का तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर तो बता दिया ना कि सबसे अच्छा किसका रिड्यूसिंग नेचर होगा, बेरियम का रिड्यूसिंग नेचर अच्छा क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। बेरिलियम की लीस्ट नेगेटिव वैल्यू है। देखो, ये तो पता ही है कि ये H2 लिबरेट करते हैं मेटल को, HCl के साथ रिलेट करके, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, तो ईजी है ना, कॉमन सेंस है। अच्छा, ये वही आ गया जो हमने पीछे पढ़ी थी कि सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो एक उसका इलेक्ट्रॉन, एक उसका अमोनिएट आयन सा बन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा कलर आता है, ये भी पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे इसकी इतनी डिटेल दी भी नहीं है, पीछे थोड़ी डिटेल दे भी रखी है, ठीक है। तो ये उसके यूजेस हैं, इसको आप एक बार रीड लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखो, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की जब हम बात करते हैं ना, तो हमने पढ़ा है कि जो हमारे अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। पर अगर हम बेरिलियम की बात करें ना, तो उसके हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स में वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेसिक से भी, बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे देखो, अगर हम BeOH2 की बात करें, ये एम्फोटेरिक है, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर हम इसकी यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जस्ट जैसे मैं यहाँ बताऊंगा वो उल्टा होगा हमारा उससे सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स की जब हम बात करेंगे उससे उल्टा होगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरिलियम, ठीक है। बेरियम है ये, मतलब Mg से हम बेरियम पे जाएं तो हमारा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है और बेसिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा ही। तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा Ba और सबसे लीस्ट बेसिक होगा वो होगा BeOH2, ठीक है। Be और Ba में थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। BaOH2 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बताया था, ये उसकी रिएक्शन है। अगर हम उसको OH से रिएक्ट करें तो बेरिलियम आयन बना देगा, और अगर हम उसको, यहाँ थोड़ी सी गलत दे रखी है, OH2 आना चाहिए। OH2 ये पानी को करता है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। BeOH2 प्लस 2HCl, 2HCl प्लस 2H2O, ये एसिड है ना HCl, तो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर गया और बेस के साथ भी रिएक्ट कर गया, ठीक है। तो मतलब एम्फोटेरिक नेचर का है, ठीक है।
हैलाइड्स की बात करते हैं तो बेरिलियम के हैलाइड्स को छोड़ के बाकी जो हैलाइड्स होते हैं ना इसके, देखो एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड्स आर, इसके आयनिक होते हैं। बेरिलियम के हैलाइड्स जो होते हैं ना वो यूजुअली कोवलेंट्स होते हैं, कोवलेंट होते हैं। बेरिलियम क्लोराइड जो वो चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ऐसे ये दिया हुआ ना BeC, ऐसे चेन बनी हुई है, ठीक है। अगर हम इसको हीट करेंगे ना तो यहाँ दिया हुआ है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये सबसे पहले क्लोरोडाइमर ब्रिज बना देगा। क्लोरोडाइमर ब्रिज क्या होता है वो भी देखते हैं अभी। विच डिसोशिएट इनटू लीनियर, फिर उसको हम फर्दर हीट करेंगे तो वो डिसोशिएट हो जाएगा लीनियर मोनोमर में, ठीक है, ठीक है। तो क्लोरोडाइमर ब्रिज हो गया, जैसे क्लोरीन का एक डाइमर बनेगा उसका ब्रिज बनेगा, ठीक है। क्लोरीन होगी उसमें यूजुअली BE भी होगा, पर इस तरह से होगा क्लोरीन BE, इस तरह से ब्रिज बन जाएगा, ठीक है, जब हम उसको थोड़ा सा वेपर फेज में हीट करेंगे, ठीक है। अब इसके सॉल्ट्स भी बन जाते हैं, ये हाइड्रेटेड हो जाते हैं। पहले बताया कि जो Mg है वो भी हाइड्रेटेड हो जाता है, कैल्शियम भी हाइड्रेटेड है, स्ट्रोनियम भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इनके हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो डाउन द ग्रुप आते, जब बढ़ेंगे तो वो इंक्रीज ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कार्बन, यहाँ पे मैंने बताया था कि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना, वो थर्मल स्टेबिलिटी तो सबकी डाउन द ग्रुप आते इंक्रीज ही होती है, क्योंकि जितना बड़ा थर्मल स्टेबिलिटी होती है कि मान लो कि जितना बड़ा एनाइन का साइज होगा उतना बड़ा केटाइन का साइज होना चाहिए, तो वो ज़्यादा थर्मली स्टेबल रहते हैं। अगर जितना कम साइज होगा उतना वो कम स्टेबल होंगे। तो थर्मल स्टेबिलिटी का तो फंडा सेम ही रहेगा, पर लेकिन जब हम बात करेंगे ना सॉल्युबिलिटी की, तो अगर हम MOH2 की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप आते ही इंक्रीज होती है। पर जब हम कार्बोनेट्स, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप आते डिक्रीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे क्वेश्चन भी है इसका, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट्स का तो बताइए तुमको क्या होता है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही कि द अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन सॉल्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीजेस एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये जस्ट इसके उल्टा है, ठीक है। सल्फेट्स में भी सेम केस है, सल्फेट्स होते हैं वो तो पता ही है, BeSO4 हो गया, MgSO4 हो गया, इस तरह के सल्फेट्स होते हैं। आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, और सॉल्युबिलिटी जो है ना इनकी वो डिक्रीज होती है CaSO4 से लेके BeSO4। इनका रीजन जो है ना वो आगे एक्सप्लेन करता हूँ, आगे क्वेश्चन है तो ऐसे दिए हुए उन्हीं में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो देखो नाइट्रेट्स का भी सेम है इन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये वही क्वेश्चन हो गया ना कि उसने बोला कि जो एल्कलीन मेटल्स है उनकी जो मेटल के हाइड्रोक्साइड है, मतलब जो MOH2 है, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप आती है इंक्रीज क्यों होती है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में पूछा है कि जो कार्बोनेट्स और सल्फेट्स हैं इनकी डाउन द ग्रुप आते सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है। तो यहाँ पे 2 रीजंस होते हैं, ये रीजन वो इंपॉर्टेंट है, बहुत डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी वो होती है कि उतनी एनर्जी किसी भी क्रिस्टल को दोगे तो वो क्रिस्टल टूट जाए, ठीक है। अब जैसे अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे ना तो इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इसकी जो लैटिस एनर्जी है ना वो डिक्रीज करती है, ज़्यादा डिक्रीज करती है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है। पर डोमिनेटिंग फैक्टर जो है ना इसमें वो लैटिस एनर्जी होता है। लैटिस एनर्जी डिक्रीज मच मोर देन द हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है, विद इंक्रीज इन द आयनिक साइज। तो अब लैटिस एनर्जी ज़्यादा जल्दी कम होगी तो कम एनर्जी देंगे तो भी वो टूट जाएगा, तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये उसका रीज़न हो गया। और उसमें जस्ट उल्टा होता है, जैसे हम बात करें ना इसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स इन वाटर डिक्रीज क्यों होती है उसकी डाउन द ग्रुप, इसी की बात करेंगे। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखो, सिंस द हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज एज फाउंड इन एल्कलीन अर्थ मेटल कार्बोनेट एंड, मतलब यहाँ जो लैटिस एनर्जी होती है ना डेल्टा HL वो भी डिक्रीज होती है, पर लेकिन ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर जो है ना वो हाइड्रेशन एंथैल्पी का होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जैसे जैसे कम होगी तो वो कम सॉल्युबल होंगे ना। तो ये 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इसमें लैटिस एनर्जी ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, अब लैटिस एनर्जी ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है तो वो जल्दी टूट जाएगा तो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अब यहाँ पे जो है ये हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो फैक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो अगर वो ज़्यादा घट रहा है तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसका एनामलस बिहेवियर है, ये इंपॉर्टेंट, इसमें ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मार्क कर रखे हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना ये 6 बॉन्ड नहीं बना सकता है, बेरिलियम जो है ना वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता है,
ठीक है। और जो बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं वो 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट नंबर है ना उनका 6, तो वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे यहाँ बनाए भी होंगे इन्होंने, नहीं बनाए होंगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, बता दिया था मैंने पहले ही। ये भी बता दिया था कि बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ, इसका जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है ना बेरिलियम का, वो एल्यूमिनियम के साथ होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ होता है तो ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये एक हमारे लुईस एसिड की तरह यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज़ है इसका, फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट यूज़ है। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम की। तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, ठीक है। तो हम इसमें क्या लेंगे, लाइमस्टोन लेंगे। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही हो गया, ठीक है। CaCO3 को हीट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, तो CaO मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जल्दी से हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी होती है, नहीं तो फिर ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है रिएक्शन, तो फिर बन नहीं पाता हमारा जो क्विक-लाइम है वो बन नहीं पाता, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज अनेबल द रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं। व्हाइट कलर का अमार्फस क्रिस्टल सॉलिड है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, CaO जो है ना वो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखो, अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करें, इसकी रिएक्शन दे रखी है कुछ, अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करें तो CaCO3 बना देता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बहुत कन्फ्यूजिंग होती है यूजुअली। तो क्या होता है कि अगर हम थोड़ा पानी डालें CaO में, H2 डालें, थोड़ा लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर डालें, तो उसके छोटे छोटे पीस हो जाएंगे ना, सारा नहीं डिजॉल्व होगा, तो उसको हम स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलेंगे उस प्रोसेस को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लेकिंग ऑफ लाइम किसको बोलते हैं, जब हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं क्विक लाइम में। क्विक लाइम प्लस H2O गिव्स स्लेकिंग लाइम, ठीक है। अच्छा, ये उसके यूजेस हैं वो तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम होता है, ये हमने ऊपर भी बना के रखा है। ये देखो, ये रिएक्शन देख रहे हो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन तो है, इसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं। अब हम अगर इसका पूरा ही एक्वा सोल्यूशन हो ना तो उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब अगर उसमें कंप्लीटली एक्वा सोल्यूशन हो, ठीक है। और अगर सस्पेंशन हो, मतलब अभी पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं बना है उसका इन वाटर, उसको हम मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम, स्लेक लाइम तो यही हुआ ना, अभी ये स्लेक लाइम है, मतलब अभी ये पूरी तरह से नहीं डिजॉल्व हुआ है, तो इसको मिल्क ऑफ लाइम बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखो, आपने देखा होगा घर पे जब हम वो करते हैं वाइट वॉश वगैरह करवाते हैं तो देखते हैं कि वो जब करके जाते हैं तो इतना वाइट नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और फिर मिल्की टर्न हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम जब घर पे करवाएंगे तो वो थोड़े, जब वो करके जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी वाइट नहीं हुआ हुआ, तो वो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, वो मिल्की हो जाता है, मिल्की मतलब वाइट कलर का हो जाता है, तभी वो एकदम से थोड़ी देर बाद वाइट ग्लोइश करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके CaCO3 बना देता है। फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद उसको फिर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करके कार्बन हाइड्रोजन मतलब बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, तो उससे फिर वो फिर से ब्लैक हो जाता है। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है, हमने पीछे पढ़ा भी है, ठीक है। अच्छा, मिल्क ऑफ लाइम सोड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर भी बना देता है, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 और CaCO2, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये यार कुछ नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 डालोगे तो CaCO3 मिल जाएगी, CaCl2 में Na2CH2 डालोगे तो CaCO3 मिल जाएगी। तो सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करवाता है, डाइल्यूट है, ठीक है। तो देखो, इसको हमने HCl के साथ लिबरेट किया, ये कंसनट्रेटेड नहीं डाइल्यूट है, थोड़ा वीक है, CaCl2 H2O CO2, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब आते हैं POP पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो POP पे कुछ नहीं होता कि ये जो जिप्सम होता है ना, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, जिप्सम होता है ना, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2 H2O। ये फार्मूले पूछे जाते हैं, कंफ्यूजिंग फार्मूले होते हैं एक्चुअली। CaSO2 H2O इज हीटेड टू इतना, मतलब अगर हम इसको हीट करेंगे तो
पीओपी में बन जाएगा। डिफरेंस होता है इसके फार्मूले में, यहाँ पे 1/2 होता है, या फिर तुम ऐसे कर लो कि जो पीओपी का फार्मूला है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2CaSO4 और H2O बन जाएगा ये, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जिप्सम के फार्मूले में 2 दोनों साइड 2 होता है, इसमें H2 के साथ 2 नहीं ना, तो ये याद कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो बस, और अगर उसको 393 ऊपर हीट कर दें तो वो डेड बर्न प्लास्टर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सीमेंट वीमेंट है, ये तो थ्योरी है मेजरली, इसमें से इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी तुम देख लेना, इजी है, ये थ्योरी पोर्शन ही है, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।